मुझे तुमसे घिन आती है, समझे? इसीलिए मेरे करीब आने के बारे में सोचना भी मत। वह चिल्लाई। कबीर ने एक नजर उसकी विद्रोही शेरनी पर डाली, जो इस वक्त गुस्से से आंसू बहा रही थी। क्या सोचा था तुमने? तुम मुझसे पंगा लोगी और कबीर शर्मा तुम्हें बख्श देगा? तुम्हें मुझसे घिन आती है क्योंकि मैं एक ड्राइवर हूँ। आज रात के बाद तनुश्री बजाज तुम्हें खुद से भी घिन आएगी, क्योंकि तुम्हें अपने वजूद से मेरी खुशबू आएगी। सोचो तनु बेबी, पहले भी तुमने मुझे चुनौती दी थी कि मैं तुम्हें छू नहीं सकता, तो मैंने तुम्हारे होठों को कैसे बंद किया था। मेरे ख्याल से तुम भूली नहीं होगी। आज मैं तुम्हें हर जगह छूंगा। तुम्हें कैसा लगेगा? क्या करोगी खुद के साथ? उसे तो जैसे तनुश्री को तपाने में मजा आ रहा था, पर तनुश्री के अंदर खलबली मची हुई थी। ये तुम्हारी भूल है कि मैं तुम्हें कभी अपने करीब आने दूंगी। कबीर ने गाड़ी की स्पीड कम की और चाबी से उस ऑटोमेटिक गाड़ी के दरवाजे को लॉक किया। कबीर को चुनौती मत देना तनुश्री, वरना घर ले जाने के बजाय कहीं मैं यहीं शुरू ना हो जाऊं। चलो उतारो ये शर्ट और इधर मेरे ऊपर आकर बैठो। अब ये गाड़ी तब चलेगी जब तुम शटअप दरवाजा खोलो। मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। गाड़ी एक वीरान सड़क पर खड़ी थी और कबीर को भी गुस्सा आया था। आज वो उस घमंडी लड़की का गुरूर तोड़ना चाहता था, जिसे गरीबों से नफरत थी। मगर किस्मत ने उसे एक ड्राइवर की बीवी बना दिया था। वह ड्राइवर जिसे वह अपने जूते की नोक पर रखती थी, आज उसकी बीवी बन चुकी थी। और अब वह जिद्दी ड्राइवर अच्छे इरादे नहीं रखता था। जैसे ही कबीर ने गाड़ी एक तरफ खड़ी की और गाड़ी की सामने की हेडलाइट्स भी बंद कर दी, तनुश्री बुरी तरह से घबराई थी। वो गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी। कोई बचाओ, मदद करो। वह चिल्लाई और चिल्लाओ और चिल्लाओ, मगर जहाँ मैंने गाड़ी रोकी है यहाँ कोई नहीं आएगा। अब ये शर्ट खुद उतारोगी या मैं? दूर रहो मुझसे, दूर कोई है। वह दरवाजे के बाहर से चिपक गई थी। आज तुम्हारा सारा गुरूर और घमंड मैं इसी गाड़ी में निकाल दूंगा। ये कहकर कबीर ने उसकी शर्ट पकड़ी, मगर उसी वक्त ये क्या है? आया ने पूछा। आप जानती हैं ना कि मैं ये सलवार सूट नहीं पहन सकती। इन कपड़ों में मेरा दम घुटता है। आई हैड दिस। निर्मला ने जब तनुश्री का मूड खराब देखा तो उसे समझाने लगी। देखो बेटा, औरत पूरे लिबास में ही अच्छी लगती है। आप ये पहन लो, बहुत प्यारी लगेंगी। निर्मला दाई ने बड़े प्यार से तनुश्री से कहा। ओ यू शट अप दाई, आप अपने काम से काम रखा करो। मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत, वो मैं अच्छे से जानती हूँ। आइंदा मेरी माँ बनने की कोशिश मत कीजिएगा। अपनी औकात में रहना सीखें। वह बड़े गुस्से से बोली थी। निर्मला चुप सी हो गई थी। वह तो इस बिन माँ की बच्ची को समझाने की कोशिश कर रही थी कि बच्चियों को अपना आप छुपा कर रखना चाहिए, मगर तनुश्री ने निर्मला दाई को 2 मिनट में उसकी औकात याद दिलाई थी। खुद वह चुप सी हो गई थी। स्लीवलेस और टाइट सी शर्ट पहनकर वो अपने दोस्तों के साथ किसी पार्टी में गई थी। तनुश्री की मम्मी जीवित नहीं थी, इसीलिए इकलौती होने की वजह से तनुश्री के पापा ने उसकी हर फरमाइश को पूरा किया था। वो बहुत बदतमीज और घमंडी सी हो गई थी। वह नौकरों को अपने सामने कुछ समझती ही नहीं थी। उसने एक पर्शियन बिल्ली भी पाल रखी थी और अपनी बिल्ली से भी वह बहुत प्यार करती थी। एक बार उसकी बिल्ली ने नौकरानी के बेटे को नाखून मार दिया और उस बच्चे के चेहरे पर बुरी तरह से खरोंचे पड़ गई। बहुत खून बहने लगा। नौकरानी को गुस्सा आया तो उसने उस बिल्ली को एक छोटा सा पत्थर मार दिया और उसी वक्त तनुश्री अपने बंगले के लाउंज में दाखिल हुई। जब देखा कि नौकरानी ने उसकी बिल्ली को पत्थर मारा तो उसने नौकरानी के मुंह पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। वो कहने लगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बिल्ली को पत्थर मारने की? नौकरानी बोली, बेबी जी, इसने मेरे बेटे का मुंह नोच लिया। नौकरानी के 3 साल के बेटे के चेहरे से खून बह रहा था और वह रोए जा रहा था। तनुश्री ने कहा, तो मैं क्या करूं? तुम्हारा बेटा है, तुम्हारी प्रॉब्लम है। आज के बाद अगर मेरी बिल्ली को कुछ भी कहा तो याद रखना, सीधा नौकरी से निकाल दूंगी।
निर्मला दाई तो तनुश्री का ये रवैया देखकर परेशान हो गई थी। इन्हीं दिनों तनुश्री के पिता अनुराग बजाज का ड्राइवर छुट्टी पर चला गया। उसने कहा कि वह अपने गांव जा रहा है और वैसे भी वो अब बीमार रहने लगा है। वह काफी बूढ़े हो चुके थे। उसने कहा बच्चों को अच्छा काम मिल गया है, इसलिए साहब अब आप किसी दूसरे ड्राइवर का इंतजाम कर लें। ये कहने के बाद वो बूढ़ा ड्राइवर चला गया, लेकिन अनुराग जी एक भरोसेमंद और शरीफ लड़का देख रहे थे जिसे वह ड्राइवर की नौकरी पर रख सकते थे। इन्हीं दिनों निर्मला सोचती थी कि कबीर अपनी पढ़ाई के साथ साथ कोई नौकरी भी कर ले। वह कॉलेज से वापस आकर होम ट्यूशन पढ़ाने चला जाता था। जब अनुराग जी ने निर्मला से बात की कि अगर तुम्हारी नजर में कोई शरीफ लड़का हो तो मुझे बताना, मैं चाहता हूँ कि वह मेरे पास ड्राइवर की नौकरी कर ले। निर्मला ने जब ये बात कबीर को बताया तो वो कहने लगा, मम्मी आप जानती हैं कि मेरे पास वक्त नहीं होता। निर्मला कहने लगी, होम ट्यूशन से तुम्हें कितने पैसे मिलते हैं? तुम इतनी मेहनत करते हो, बेहतर है कि तुम अनुराग साहब जी के ड्राइवर ही बन जाओ। वैसे भी उन्हें एक भरोसेमंद लड़के की जरूरत है। वह मुझसे कई बार कह चुके हैं, वो नहीं चाहते कि उनकी बेटी अकेले गाड़ी लेकर बाहर जाए। वैसे भी तुम उसी कॉलेज में पढ़ते हो जहां उनकी बेटी भी पढ़ती है। तुम जब उसे कॉलेज छोड़ोगे तो अपनी क्लासेस भी ले सकते हो, जब तक तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो जाती है और तुम्हें अच्छी नौकरी नहीं मिल जाती। ये तुम्हारे लिए एक अच्छी नौकरी है। साहब जी बहुत अच्छे दिल के हैं, पैसे भी बहुत अच्छे देंगे। कबीर ने माँ की बात पर हाँ में सिर हिला दिया। पहला दिन था। कबीर सुबह अपनी मम्मी के साथ अनुराग जी के बंगले में पहुँच गया। निर्मला ने कहा कि ये मेरा सगा बेटा है और मैं अपने बेटे पर जितना विश्वास करती हूँ किसी और पर नहीं कर सकती। आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ये सुनकर अनुराग जी ने कबीर से कुछ सवाल पूछे। ये लड़का पढ़ा लिखा, तमीजदार और बहुत ही शरीफ था, इसीलिए उन्होंने कबीर को ड्राइवर की नौकरी पर रख लिया। साथ में ये भी कहा कि अगर तुमने काम ईमानदारी से किया तो मैं तुम्हें अपने ऑफिस में भी नौकरी दे दूंगा। ये सुनकर कबीर खुश हुआ, क्योंकि ड्राइविंग करना उसका फ्यूचर नहीं था। उसी वक्त अनुराग जी ने तनुश्री को आवाज दी, जो कॉलेज जाने के लिए तैयार थी। जीन्स और स्किन फिटिंग शर्ट पहने, आंखों पर ताला चश्मा लगाए और लेयर में कटे बाल खोले, वह एक फैशन की पूरी दुकान लग रही थी और स्टूडेंट कम। पहली नजर में कबीर को वह लड़की जरा भी अच्छी नहीं लगी थी। काफी घमंडी और बदतमीज लग रही थी। वह कहने लगी, यस डैड, आपने मुझे बुलाया। अनुराग जी ने कहा, ये तुम्हारा नया ड्राइवर है, आज के बाद तुम जहाँ भी जाओगी इसके साथ जाओगी। उसने अपना काला चश्मा नाक से थोड़ा नीचे किया और सिर से पांव तक कबीर को देखा। ओह नो डैड, मुझे किसी ड्राइवर की जरूरत नहीं है, मुझे ड्राइविंग आती है, मैं खुद चली जाया करूंगी। ये तनुश्री का लापरवाही भरा अंदाज था। अनुराग जी ने उसे घूर कर देखा। कहने लगे, जितना कह रहा हूँ उतना सुनो। तुम अकेले कहीं नहीं जाओगी, जहाँ भी जाओगी कबीर के साथ जाओगी। ये सुनकर तनुश्री के माथे पर नाखुशी की सिलवटें पड़ गई। वह कहने लगी, ओके डैड। अनुराग जी कहने लगे, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई, इसलिए मेरे सामने खामोशी से खड़ी हो जाओ। तनुश्री बाहर की ओर जाने लगी थी। ये देखकर अनुराग जी ने उसे टोका था। अपने पापा का सख्त रवैया देखकर तनुश्री को बुरा लग रहा था। वह कहने लगे, ये तुम्हारे कॉलेज में ही पढ़ता है, इसलिए जब तक तुम कॉलेज में रहोगी ये भी वही होगा और तुम्हें वापस भी यही लेकर आएगा, तुम्हारा ख्याल भी रखेगा। वह कहने लगी, मुझे किसी बॉडीगार्ड की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं अपनी हिफाजत करना बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो पाबंदियों से दूर भागती थी। तनुश्री बस आजादी से जैसे चाहे जिंदगी जीना चाहती थी। हालांकि अनुराग जी की आदत नहीं थी कि वह ज्यादा रोक टोक करें, लेकिन थोड़ी बहुत करते भी थे तो तनुश्री को वह भी बुरी लगती थी। खैर, कबीर लाउंज से बाहर जा चुका था। अपनी ड्राइविंग सीट पर बैठकर उसने गाड़ी भी स्टार्ट कर दी थी। तभी गुस्से से पैर पटकते हुए तनुश्री गाड़ी के पास आई।
कबीर कोई ड्राइवर तो था नहीं, इसलिए गाड़ी में बैठा रहा। तभी पीछे की सीट का दरवाजा खोलकर गाड़ी में बैठने के बजाय तनुश्री ने चुटकी बजाई। कबीर ने चौंक कर उसकी तरफ देखा तो वह कहने लगी, ओ ड्राइवर, चलो मेरे लिए दरवाजा खोलो। क्या तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं है कि जब मालकिन खड़ी हो तो ड्राइवर बैठते नहीं हैं, उनके लिए दरवाजा खोलते हैं, उनके बैठने का इंतजार करते हैं, फिर उनका दरवाजा बंद करते हैं और फिर गाड़ी की ड्राइविंग सीट संभालते हैं। वह उसे पूरा तरीका बता रही थी। कबीर को बहुत गुस्सा आया। वह नखरे वाली लड़की उसे पहली ही नजर में बहुत बुरी लग रही थी। कबीर ने बाहर निकलकर उसके लिए दरवाजा खोला। फिर वो नवाबजादी अंदर बैठ गई। कबीर ने दरवाजा बंद किया, लेकिन जोर से तनुश्री ने चौंक कर और पलटकर उसकी तरफ देखा। फिर वह ड्राइविंग सीट पर बैठ चुका था। गाड़ी उसने बंगले से बाहर निकाली। तभी तनुश्री को किसी का कॉल आया। कहाँ हो तुम? अभी तक पहुंची क्यों नहीं? नंदिनी ने बात शुरू की थी। आ रही हूँ यार, डैड ने एक नया बॉडीगार्ड रखा है मेरे लिए, बस उसे ही तरीका सिखा रही हूँ। एक तो अजीब मुसीबत है, पता नहीं डैड को किस बात का डर है, हालांकि जानते हैं कि मैं अच्छी तरह से हैंडल कर सकती हूँ। कोई भी मुझे ट्रैप नहीं कर सकता और ना ही मुझे बेवकूफ बना सकता है, लेकिन पता नहीं क्यों वह इतने घबराए हुए रहते हैं। अब पता नहीं किस बेवकूफ को ड्राइविंग पर रख लिया है, जिसे यह तक नहीं पता कि मालिकों की इज्जत कैसे की जाती है। कबीर को इस लड़की की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया, इसीलिए उसने गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी। कबीर ने जैसे ही ट्रैफिक सिग्नल देखा, उसने एकदम से ब्रेक लगाई, जिसकी वजह से तनुश्री बुरी तरह से झटका खाकर रह गई। ए बदतमीज लड़के, ये कैसे गाड़ी चला रहे हो? अब क्या तुम्हें गाड़ी चलाना भी मैं सिखाऊंगी? कबीर ने गुस्से से पीछे पलट कर देखा और कहने लगा, तुम्हारे बाप का खरीदा हुआ गुलाम नहीं हूँ मैं, काम करता हूँ और उसी के पैसे लेता हूँ। अपनी इज्जत का सौदा नहीं किया हुआ, इसलिए आइंदा मेरे बारे में तमीज से बात करना। रही ये बात कि मैं गाड़ी कैसे चलाता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है। ये झटका मैंने जानबूझ कर दिया है ताकि तुम जरा होश में बैठो। तनुश्री तो उस लड़के के अंदाज और लहजे को सुनकर हैरान रह गई थी। कहने लगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे, तनुश्री बजाज से इस तरह से बात करने की? वो कहने लगा, हिम्मत बहुत है मुझ में, बेहतर होगा कि तुम अपने काम से काम रखो। ये कहकर उसने दोबारा से गाड़ी चलानी शुरू कर दी। इस बार उसने गाड़ी बिल्कुल ठीक चलाई। तनुश्री गुस्से से उसे देखे जा रही थी। कॉलेज पहुंचकर वो अपने डिपार्टमेंट में जा चुकी थी और कबीर अपने इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। तनुश्री तो बस टाइम पास करने के लिए ही कॉलेज आती थी, बहुत कम क्लासेस लेती थी। बाकी का वक्त अपने ग्रुप के अमीर और आवारा लड़के लड़कियों के साथ कॉलेज के बाहर या कैंटीन में बैठी रहती। पढ़ाई से तो जैसे उसका कोई लेना देना ही नहीं था। खैर, तनुश्री अपने ग्रुप के बाकी लड़के लड़कियों से बातों में लगी हुई थी। जब उसकी नजर कबीर पर पड़ी तो कहने लगी, ये है मेरा ड्राइवर, पता नहीं खुद को क्या समझता है। तनुश्री के दोस्तों ने जब देखा तो कहने लगी, ये ड्राइवर है तुम्हारा, तुम झूठ क्यों बोल रही हो तनुश्री? अंजलि को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि देखने में कबीर कहीं से भी उसे ड्राइवर नहीं लग रहा था, बल्कि अच्छी खासी डशिंग पर्सनालिटी का मालिक था। तनुश्री कहने लगी, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं क्यों झूठ बोलने लगी? अंजलि ने कहा, जाहिर सी बात है, हम कोई बेवकूफ थोड़ी है, ये लड़का किसी भी एंगल से तुम्हारा ड्राइवर नहीं लगता। तनुश्री बोली, अच्छा तो तुम लोग मुझे झूठा समझ रही हो? तो अभी बताती हूँ। उसी वक्त कबीर कुछ खाने पीने के लिए कैंटीन आया था। उसके साथ उसके कुछ दोस्त भी थे। तनुश्री ने कबीर को पुकारा, कबीर जरा यहाँ आओ। कबीर को तनुश्री का यूं पुकारना बहुत बुरा लगा था। कम से कम कॉलेज में वह तनुश्री से किसी भी तरह की बकवास सुनने के मूड में नहीं था, इसीलिए उसने पहली पुकार पर ध्यान नहीं दिया। अंजलि के साथ नंदिनी और दिया भी मुस्कुराने लगी। तनुश्री को अपनी बेइज्जती महसूस हुई, क्योंकि उसकी दोस्त ये समझ रही थी कि वह झूठ बोल रही है। तनुश्री ने फिर से कबीर को पुकारा
और इस बार उसका लहजा ऊंचा था। वह उठकर उसके पास आया, फिर कहने लगा, जी बताइए, क्या प्रॉब्लम है आपके साथ? तनुश्री कहने लगी, तमीज से बात करो मुझसे, और हाँ, मेरी गाड़ी से मेरी किताब ले आओ। मैं वह किताब गाड़ी में ही भूल गई थी। वह अपने दोस्तों को दिखाना चाहती थी कि कबीर उसके सामने जूते की नोक के बराबर है। कबीर ने बड़े गुस्से से तनुश्री को देखा और कहने लगा, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। तनुश्री ने कहा, शायद तुम अपनी हैसियत भूल गए हो। वह कहने लगा, कॉलेज के अंदर मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ। आइंदा मुझसे तमीज से बात करना और यूं गला फाड़ फाड़ कर पुकारने की जरूरत नहीं है। पहली बार बहुत प्यार से समझा रहा हूँ। ये कहकर कबीर वहाँ से चला गया और तनुश्री के तो तन बदन में आग लग गई थी, क्योंकि उसके दोस्तों के सामने उसकी अच्छी खासी बेइज्जती हो गई थी, जो कम से कम वह तो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। कबीर वहाँ से जा चुका था और तनुश्री के दोस्तों की हल्की हल्की हंसी तनुश्री से बर्दाश्त नहीं हुई। गुस्से में भरी कोल्ड ड्रिंक की बोतल उसने जमीन पर जोर से पटककर तोड़ दी। कैंटीन में बैठे सब लोगों की नजरें तनुश्री पर पड़ी। कबीर के दोस्त भी बोतल के टूटने पर उसे ही देखने लगे। वो कैंटीन से पैर पटकती हुई बाहर गई। उसने कोई भी क्लास नहीं ली। कॉलेज से बाहर आकर उसने अपने पापा को कॉल किया और कहने लगी, डैड, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे घर आना है। आप ड्राइवर से कहिए कि मुझे घर छोड़ दें। तनुश्री से इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई। ये सुनकर अनुराग जी ने कबीर को कॉल किया। उसने फोन उठाया तो वो अपनी क्लास ही अटेंड करने के लिए जा रहा था। अनुराग जी कहने लगे, तनु की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, ऐसा करो उसे घर लेकर आ जाओ। ये सुनकर कबीर समझ चुका था। सर, मेरी बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है, उन्होंने कहा, लेकिन मेरी बेटी की तबीयत खराब हो रही है, उसे लेकर घर पहुंच जाओ। कबीर ने कहा, ठीक है, मैं उसे घर छोड़ देता हूँ, लेकिन मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि मैं सिर्फ कॉलेज के दौरान की छुट्टी चाहता हूँ। ये कहकर कबीर ने फोन बंद कर दिया। वो बाहर आया तो तनुश्री गाड़ी से टेक लगाए खड़ी थी, बिल्कुल ड्राइविंग सीट के सामने। कबीर बड़े गुस्से से उसे देखने लगा और कहने लगा, हटो यहाँ से और गाड़ी में बैठो। वह कहने लगी, मेरे ख्याल से अब तो तुम्हें अपनी औकात का बहुत अच्छे तरीके से अंदाजा हो गया होगा। आइंदा मुझसे तमीज से बात करना, वरना मैं क्या कर सकती हूँ, तुम अच्छी तरह से समझ चुके हो। ये कहकर कहने लगी, दरवाजा खोलो, मुझे बैठना है। कबीर को लग रहा था कि उस लड़की की सारी अकल ठीक कर दे। उसे पता नहीं किस बात का घमंड था, शायद पैसे का। उसने पिछला दरवाजा खोला तो तनुश्री बैठ गई। कबीर ने उसे घर छोड़ दिया, लेकिन उसकी काफी इम्पोर्टेंट क्लास छूट गई थी। घर आकर वो पढ़ता रहा। निर्मला जी ने उसे खाना खाने को कहा तो वो कहने लगा, मम्मी वक्त नहीं है, आपको नहीं पता आपकी सेठ की बेटी ने मेरा कितना नुकसान करवा दिया, सिर्फ अपनी अकड़ की खातिर। पता नहीं किस बात का घमंड है उस लड़की को। मुझे ट्यूशन पढ़ाकर भी अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं, मैं 2-3 टशन्स और पकड़ लेता हूँ। पता नहीं आपने क्यों अनुराग जी के सामने मेरी नौकरी के लिए हामी भरी। वह थोड़ा गुस्से में था। निर्मला जी ने कहा, उन्हें मुझ पर विश्वास था, भरोसा था कि मैं जिससे भी कहूँगी वो बहुत ईमानदारी से काम करेगा। बच्ची का मामला है, बेटियों के बाप हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं कर लेते। उन्हें मुझ पर भरोसा था कि मैं जिसे भी इस काम पर लगाऊंगी वो भरोसेमंद होगा। कबीर ने कहा, बस आपकी बात का ही मान रख रहा हूँ, वरना उस बदतमीज लड़की का दिमाग 2 मिनट में सही करके रख देता। निर्मला जी ने कहा, बेटा वह बिन माँ की बच्ची है, इसीलिए थोड़ी जिद्दी है, लेकिन तुम तो समझदार हो ना। तनुश्री का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। जब तक वो कबीर को अपने दोस्तों के सामने जलील नहीं कर देती, उसे चैन नहीं आने वाला था। अगले दिन जैसे ही उसकी गाड़ी कॉलेज के सामने रुकी, अंजलि की गाड़ी भी वहाँ आ चुकी थी। तनुश्री अंजलि को ये दिखाना चाहती थी कि कबीर उसके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। जानबूझकर उसने अपने हाथ में पकड़ा पेन अपने सैंडल पर झटका, जिससे उसकी स्याही उसकी सैंडल पर गिरी।
कबीर जब गाड़ी लॉक कर रहा था तो तनुश्री ने कहा, कबीर मेरे जूते साफ करो। ये सुनकर कबीर को झटका लगा। उसने कहा, ये क्या बदतमीजी है? सुनो, मैं गाड़ी चलाने के पैसे लेता हूँ, तुम्हारे जूते साफ करने के नहीं। अगर तुम्हें कोई बेइज्जत गुलाम चाहिए तो किसी और का इंतजाम कर लो। मैं ये नौकरी सिर्फ अपनी माँ के कहने पर कर रहा हूँ। कसम से मुझे तुम्हारी जैसी बदतमीज लड़की के अहंकार को संतुष्ट करने के लिए तुम्हारे सामने घुटने टेकने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपनी हरकतों से मुझे बार बार गुस्सा दिला रही हो। अंजलि ये सारी बातें सुन चुकी थी। वह तनुश्री के पास गई और कबीर से बात शुरू करने के इरादे से कहा, हाय कैसे हैं आप? कबीर ने अंजलि का बढ़ाया हुआ हाथ नहीं मिलाया और कहा, माफ करना, मैं लड़कियों से हाथ नहीं मिलाता। ये कहकर वो कॉलेज के अंदर चला गया। तनुश्री गुस्से में लाल हो गई। पता नहीं क्या समझता है खुद को। अंजलि ने कहा, हाय कितनी जबरदस्त पर्सनालिटी का मालिक है, मैं तो उस पर दिल हार बैठी हूँ। तनुश्री को हैरानी हुई। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा लेवल इतना गिर सकता है। अरे वह मेरे घर जो नौकरानी है ना, उसका बेटा है ये। तो क्या हुआ? अंजलि ने कहा, इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में पिछले साल इसने टॉप किया है। इस लड़के का फ्यूचर बहुत शानदार है। ये कहकर अंजलि कॉलेज के अंदर चली गई। अब तनुश्री अक्सर अंजलि को कबीर के आगे पीछे मंडराते हुए देखती थी। हालांकि तनुश्री को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए था, लेकिन वह हैरान थी कि अंजलि जैसी अच्छी खासी अमीर लड़की एक आम नौकरानी के बेटे को इतनी अहमियत क्यों दे रही है। तनुश्री नहीं चाहती थी कि उसकी दोस्त कबीर को इतनी इज्जत दे, इसलिए वह अंजलि के सामने कबीर को बुरा भला कहने लगी कि वह अमीर लड़कियों के पीछे इसलिए है ताकि शॉर्टकट से पैसे कमा सके। लेकिन अंजलि को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके लिए बस इस बात की अहमियत थी कि उसे कबीर पसंद है, लेकिन कबीर के लिए अंजलि की कोई अहमियत नहीं थी। वो जानता था कि वह एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं और ये अमीर लड़कियां सिर्फ अपना दिल बहलाने के लिए अच्छे दिखने वाले लड़कों को अपने प्यार के जाल में फंसाती है। वैसे भी यह उसका आखिरी सेमेस्टर था और फिर उसे नौकरी करनी थी। इन्हीं दिनों अंजलि ने कबीर से अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन उसने बड़े आराम से मना कर दिया। तुम बहुत अच्छी लड़की हो, लेकिन मैं किसी अमीर लड़की से शादी नहीं कर सकता। मैं उसके साथ जिंदगी नहीं गुजार सकता। मैं उन मर्दों में से नहीं हूँ जो अमीर लड़कियों के पीछे दुम हिलाते फिरते हैं। मुझे ऐसी बीवी चाहिए जो मेरी बात को अहमियत दे। मेरी बात माने ना कि मुझे इसलिए अपनी बीवी के पीछे पीछे घूमना पड़े क्योंकि वह हैसियत में मुझसे ज्यादा है। जैसे ही उसका सेमेस्टर पूरा हुआ, अनुराग जी ने एक नया ड्राइवर रख लिया जो कि काफी उम्र का था और अब वादे के मुताबिक कबीर उनके ऑफिस में काम करने लगा। बहुत जल्दी वह अनुराग जी के ऑफिस के काम को अच्छी तरह से समझ गया और अनुराग जी उसके काम से बहुत खुश थे। एक बार अनुराग जी एक मीटिंग के लिए गए जहां कबीर भी उनके साथ था। वहीं उन्होंने तनुश्री को एक लड़के के साथ एक रेस्टोरेंट में देखा जो खुद भी सिगरेट पी रहा था और तनुश्री को भी सिगरेट पिला रहा था। उन्हें देखकर लग रहा था जैसे वो नशे में है। ये देखकर अनुराग जी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो लड़का तनुश्री को रेस्टोरेंट के अंदरूनी हिस्से में होटल की तरफ लेकर जा रहा था और तनुश्री लड़खड़ाते कदमों से बार बार कह रही थी, रुको, मुझे कहीं नहीं जाना। गुस्से से आग बबूला अनुराग जी उस लड़के के पास पहुँचे और उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। कबीर भी उस लड़के से भिड़ गया और चिल्लाया, तुम होते कौन हो, इस लड़की को जबरदस्ती ले जाने वाले? कबीर का गुस्सा देखकर वह लड़का तनुश्री को वहीं छोड़कर भाग गया। तनुश्री उस वक्त अपने होश में नहीं थी। अनुराग जी ने उसे किसी तरह संभाला और घर लेकर आए। उन्होंने उसे कमरे में सुला दिया, लेकिन खुद बहुत परेशान थे। जैसे ही तनुश्री को होश आया, उसने खुद को कमरे में पाया। सामने कुर्सी पर बैठे अपने पापा को देखकर वो कुछ शर्मिंदा हुई। उसका सिर भारी हो रहा था। अनुराग जी ने पूछा, कौन था वह लड़का? उसने कहा, डैड, वह मेरा दोस्त था।
ये सुनकर अनुराग जी का खून खौल उठा। तुम जानती हो उसने तुम्हें कौन सी सिगरेट पिलाई थी? मैं वो सिगरेट अक्सर पीती हूँ, मुझे उसकी आदत है, उसने लापरवाही से जवाब दिया। ये सुनकर अनुराग जी ने एक और थप्पड़ तनुश्री के मुंह पर मारा और कहा, अगर आइंदा मैंने तुम्हें ऐसी सिगरेट पीते हुए या उस लड़के के साथ देखा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तनुश्री ने कहा, मैं आरव से प्यार करती हूँ और आप मुझे रोक नहीं सकते डैड। आप मुझ पर पाबंदियां नहीं लगा सकते, वरना मैं कोई भी गलत कदम उठा लूंगी। तनुश्री की इस जिद और बदतमीजी को देखकर अनुराग जी का गुस्सा बेकाबू हो गया। उन्होंने तनुश्री के कमरे का दरवाजा बंद करके ताला लगा दिया। वह दरवाजा पीटती रही, डैड दरवाजा खोलें, आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। अनुराग जी ने नौकरानी से भी कह दिया कि इसका दरवाजा मत खोलना, इसे जो भी खाने पीने को देना हो खिड़की से देना और खिड़की भी बंद रखना। निर्मला जी ये सब देखकर बहुत परेशान हुई। मैं आरव के साथ भाग जाऊंगी डैड, वरना आप मेरी शादी उससे करवा दें। लेकिन अनुराग जी अपने कमरे में चले गए। वो बहुत परेशान थे। वह लड़का देखने में ही आवारा लगता था और नशे का आदी था। वह तनुश्री को भी नशे का आदी बना रहा था। अनुराग जी का बीपी हाई होने लगा। उन्होंने अपनी दवाइयाँ ली और लेट गए। आज वो ऑफिस भी नहीं गए थे। निर्मला उनके कमरे में आई और बोली, साहब जी, तनु बिटिया कब से भूखी है, खाना भी नहीं खा रही, आप बिटिया से प्यार से बात करें। अनुराग जी ने कहा, ये प्यार के लायक नहीं है बहन, आपको नहीं पता कि ये किस तरह के लड़कों के साथ घूमने लगी है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इसका क्या करूं। ये अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लेगी। अनुराग जी की आंखों में आंसू देखकर निर्मला परेशान हो गई। उसी वक्त कबीर अपनी माँ को लेने के लिए घर पहुँच गया। अनुराग जी ने कहा, कबीर, तुम एक समझदार लड़के हो, मेरे काम को बहुत अच्छे तरीके से संभाल रहे हो, क्या तुम मेरी बेटी से शादी कर सकते हो? ये सुनकर कबीर और उसकी माँ दोनों हैरान रह गए। नहीं सर, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? कबीर ने कहा, मैं आपकी बेटी से शादी नहीं कर सकता, ना तो वह मेरे बराबरी की है और ना ही मेरी हैसियत की। अनुराग जी ने कहा, तुम एक बहुत अच्छे नौजवान हो, तुम्हें कारोबार की भी अच्छी समझ है और तुम कामयाब भी हो जाओगे, लेकिन अगर मेरी बेटी किसी और के हाथ लगी तो वह बर्बाद हो जाएगी। मैं जानता हूँ कि तुम उसे सुधार सकते हो। लेकिन कबीर ने माफी मांग ली। नहीं सर, मैं ऐसा नहीं कर सकता, प्लीज आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैं आपकी बेटी से शादी नहीं कर सकता। निर्मला ने कहा, कबीर, ये क्या कह रहे हो? तुम देख नहीं रहे हो कि भाई साहब कितने परेशान हैं? उन्होंने हमारे हर मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया है और तनुश्री इतनी भी बुरी नहीं है। तुम उससे शादी करोगे और ये मेरा हुक्म है। कबीर को ये सब कुछ अपनी माँ का एक भावुक फैसला लगा, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। अपनी माँ के सामने उसने कभी जुबान नहीं चलाई थी। अनुराग जी ने कहा, मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। वह लड़का फिर से तनुश्री से कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा और अगर वो एक बार भी मेरी बेटी को यहाँ से भगाने में कामयाब हो गया तो वह मुझे कभी नहीं मिल पाएगी। ये कहते हुए उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। कबीर ने कहा, ठीक है, आप जब कहेंगे मैं शादी कर लूंगा। वह अपनी माँ को अपने साथ घर ले गया। गाड़ी में उसने अपनी माँ से कहा, मी, यह आपने क्या कर दिया? आपने क्यों किया मेरे साथ ये सब कुछ? मैं उस लड़की को एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता और आपने मेरी शादी के लिए हाँ कर दी। जिंदगी कोई गड्ढे गुड़ियों का खेल तो नहीं है। ये क्या बात है कि हम दूसरों के एहसान का बदला अपनी जिंदगी से चुकाएं। अगर उन्होंने पैसों के मामले में हम पर कोई एहसान किया था तो मैं उतार देता। निर्मला ने कहा, बेटा, ऐसा नहीं कहते, तुम नहीं जानते कि एक बाप का दुख कैसा होता है। वो बहुत परेशान है और बात परेशानी की ही है। निर्मला ने कहा, अगर उनकी बेटी उस आवारा लड़के के साथ भाग गई तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कबीर ने कहा, क्या इस बात का एहसास उसे नहीं है? वह बेवकूफ तो नहीं है। आपने बेवजह मेरे गले ये मुसीबत डाल दी है। दूसरी तरफ अनुराग जी ने एक योजना बनाई। उन्होंने रात को एक नौकरानी को तनुश्री के कमरे में भेजा
और कहा कि जाकर उससे कहो कि अनुराग जी की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें दिल का दौरा पड़ा है। उन्होंने अपने डॉक्टर दोस्त को पहले ही घर पर बुलाकर रखा था। नौकरानी ने वही बात जाकर तनुश्री से कही। तनुश्री की तो जान निकल गई। वह भागी भागी अपने पिता के कमरे में आई। उसने देखा कि डॉक्टर पहले से मौजूद थे और कह रहे थे मामला बहुत गंभीर है, अगर आपको जरा भी परेशानी हुई तो आपकी जान जा सकती है। ये सुनकर तनुश्री की जान निकल गई। वह रोने लगी। नहीं डैड, आपको कुछ नहीं हो सकता। वो अनुराग जी के सीने से लग गई, जो आंखें बंद किए लेटे हुए थे। वो बोली, तुम्हें वैसे भी मुझसे कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारी वजह से ही मैं इस हाल तक पहुंचा। तनुश्री रोने लगी और कहने लगी, मैं आरव को छोड़ दूंगी। अनुराग जी ने कहा, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। अगर तुम्हें वाकई मेरी जिंदगी प्यारी है तो तुम कबीर से शादी करोगी। ये सुनकर तनुश्री के होश उड़ गए। मैं उस ड्राइवर से? डैड, आपको क्या हो गया है? वो ड्राइवर नहीं है, अनुराग जी ने कहा। वह मेरे ऑफिस में काम करता है तो एक नौकर, मेरे लिए तो वह ड्राइवर ही था। मैं कभी भी उस शख्स से शादी नहीं करूंगी। अनुराग जी ने कहा, ठीक है, फिर मुझे मरता हुआ देख। मेरी यही आखिरी ख्वाहिश है कि तुम कबीर से शादी करो। अगर तुम्हारी जिंदगी में मेरी जरा सी भी अहमियत है, अगर तुम्हें मुझसे प्यार है तो तुम कबीर से शादी करोगी। तनुश्री की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह उस शख्स से कैसे शादी कर सकती थी जिससे वो नफरत करती थी, जो एक मामूली ड्राइवर होकर मालिक की तरह बात करता था और अब तो उसका पति बनने वाला था। पता नहीं उसके साथ क्या करेगा। लेकिन अपने पिता की हालत देखकर वह परेशान हो गई और चुपचाप शादी के लिए तैयार हो गई। उसी शाम कबीर अपनी माँ और कुछ मेहमानों के साथ अनुराग जी के घर पहुँचा। बड़ी सादगी से उसकी शादी तनुश्री से हुई। उसने एक बार भी तनुश्री की तरफ नहीं देखा, क्योंकि वह ये शादी अपनी माँ की मर्जी से कर रहा था। शादी के बाद अनुराग जी ने कबीर को एक शानदार फ्लैट और गाड़ी की चाबी दी ताकि वो तनुश्री और अपनी माँ के साथ वहाँ रह सके। लेकिन कबीर ने दोनों चाबियाँ वापस कर दी। प्लीज सर, मुझे मेरी ही नजरों में मत गिराइए। मैं अपने दम पर कुछ करना चाहता हूँ, इसलिए ये आप अपने पास ही रखें। फिर उसने तनुश्री से कहा, चलो मैं इंतजार कर रहा हूँ, मैं टैक्सी लगा रहा हूँ। तनुश्री के अंदर का खून खल रहा था। अब उसे टैक्सी में बैठकर उस गरीब खाने में जाना पड़ेगा। पता नहीं ये खुद को क्या समझता है। कुछ ही दिनों में मैं इसका जीना हराम कर दूंगी और ये खुद ही मुझे तलाक दे देगा। ये सोचकर ही वो उसके साथ विदा होकर उसके घर गई। घर काफी छोटा था और इलाका भी अजीब सा था। कमरे में एक सादा पलंग पड़ा था। तनुश्री एक कोने में जाकर बैठ गई और पूरे कमरे का जायजा लेने लगी, जो उसके रुतबे के लायक नहीं था। कुछ देर बाद निर्मला जी कमरे में आई और कहा, बेटा कुछ खाना पीना हो तो बता दो। तनुश्री ने कहा, क्या है आपके इस गरीब खाने में? आपको लगता है कि यहाँ कुछ ऐसा है जो मैं खाना पसंद करूँगी? मैंने ये शादी सिर्फ अपने डैड की वजह से की है, इसलिए मुझे कभी भी अपनी बहू समझने की गलती मत कीजिएगा। मैं अभी भी आपके लिए मालकिन का ही दर्जा रखती हूँ। समझ आया आपको? उसका अंदाज बहुत तीखा था। उसे नहीं पता था कि दरवाजा खोलकर कबीर भी अंदर आ चुका था और उसकी बातें सुन रहा था। निर्मला जी ने जब कबीर को देखा तो वह चुपचाप कमरे से बाहर चली गई। तनुश्री ने भी जब कबीर को देखा तो अपना रुख बदल लिया। कबीर भी कोई प्यार मोहब्बत के जज्बात लेकर कमरे में दाखिल नहीं हुआ था, इसलिए उसने जोर से दरवाजा बंद किया। तनुश्री बुरी तरह चौंक गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह परेशान थी कि पता नहीं अब क्या होगा, लेकिन फिर भी खुद को मजबूत साबित करने की पूरी कोशिश कर रही थी। कबीर उसके पास आया और कहा, देखो मुझे बकवास सुनने की बिल्कुल आदत नहीं है और मैं अपनी माँ की बहुत इज्जत करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी बीवी मेरी माँ की मुझसे भी ज्यादा इज्जत करे। कबीर ने कड़े शब्दों में कहा, जो अंदाज में तुमने आज मेरी माँ से बात की है, अगली बार ऐसी कोशिश भी मत करना, वरना थप्पड़ मारने से पहले सोचूंगा भी नहीं
तनुश्री उसकी बात सुनकर गुस्से से भड़क उठी। मैंने अपने डैड की बीमारी की वजह से तुमसे शादी की है, वरना मैं तुम्हारे जैसे ड्राइवर को देखना भी पसंद नहीं करती। तुम्हारे साथ रहना तो दूर की बात है। उसने दांत पीसते हुए कहा, मैं भी तुम जैसी बदतमीज लड़की को मुंह लगाने का शौकीन नहीं हूँ। कबीर ने भी तीखा जवाब दिया, मैंने ये शादी भी अपनी माँ की वजह से की है, क्योंकि तुम्हारे पिता ने मेरी माँ के सामने हाथ जोड़े थे कि भगवान के लिए मेरी बदतमीज बेटी की शादी अपने बेटे से करवा दो, वरना कोई शरीफ इंसान तुमसे शादी नहीं करेगा। कबीर के शब्दों से तनुश्री के दिल में जैसे आग लग गई। जुबान संभालकर बात करो कबीर, उसने उंगली उठाकर धमकाया। कबीर ने उसकी उंगली को अपनी उंगली से इस तरह पकड़ा कि वह दर्द से करा उठी। आवाज नीचे, नजरें नीचे रखो। इस वक्त मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारा ड्राइवर नहीं। अगर सीधे से रहोगी तो अच्छा होगा, वरना बदतमीजी करोगी तो बहुत पछताओगी। उसकी उंगली को बुरी तरह मरोड़कर उसने छोड़ा तो तनुश्री की आंखों में आंसू चमक उठे। कबीर ने एक तकिया उठाया और सोफे पर फेंक दिया। अलमारी से अपना साधारण सा ड्रेस निकालकर वो वॉशरूम चला गया। तनुश्री अपनी उंगली सहलाते हुए मन ही मन बड़बड़ाई, इडियट, बदतमीज, स्टूपिड। तभी वॉशरूम का दरवाजा खुला। कबीर ने गर्दन बाहर निकालकर पूछा, क्या कहा तुमने? उसका लहजा बहुत सख्त था। कुछ नहीं कहा, तनुश्री ने घबराकर कहा। अच्छी बात है, कबीर ने कहा, क्योंकि मुझे लगा कि कोई मुझे इडियट, बदतमीज और स्टूपिड कह रहा है। यकीनन तुम तो ये कह नहीं सकती, तुम्हें मेरे हाथों मरना थोड़ी है। ये कहकर उसने दरवाजा फिर से बंद कर लिया। तनुश्री का दिल जलकर राख हो गया था। थोड़ी देर बाद जब कबीर कपड़े बदलकर बाहर आया तो तनुश्री जा चुकी थी। वॉशरूम बहुत छोटा था, उसमें शवर भी नहीं था, बस एक बाल्टी में पानी रखा था। तनुश्री को ये देखकर बहुत बुरा लगा। उसने फिर से दरवाजा खोला और पूछा, मैं कपड़े कहाँ रखूं? कबीर ने कहा, वॉशरूम के दरवाजे के पीछे कील ठोकी हुई है, वहाँ टांग लो। तनुश्री ने कहा, मैं ऐसे वॉशरूम में नहीं नहा सकती। कबीर ने कहा, नहाने की जरूरत ही क्या है? अभी तो मैंने कुछ ऐसा किया नहीं कि तुम्हें नहाने की जरूरत पड़े, या फिर बिना कुछ किए ही तुम। ओ यू शट अप। तनुश्री ने चिल्लाकर दरवाजा बंद कर लिया। बड़ी मुश्किल से उसने अपना शादी का जोड़ा उतारा और दरवाजे के पीछे टांग दिया। नहाकर वो बाहर आई और अपना जोड़ा अलमारी में फेंक दिया। कबीर सोफे पर लेटा हुआ सो चुका था, वह भी बेड पर लेट गई। सुबह जब कबीर की आँख खुली तो तनुश्री को एक नाइटी में देखकर उसकी आंखें पूरी तरह खुल गई, लेकिन उसने तुरंत अपनी नजरें चुरा ली। तभी सुबह सुबह तनुश्री के मोबाइल पर आरव का फोन आया। उसने आधी नींद में ही फोन उठाया और कान से लगा लिया। बोलो। वह भूल चुकी थी कि वो कहाँ सो रही है और कमरे में अकेली नहीं है। उसे यह तक याद नहीं था कि रात को उसकी शादी हुई थी। बातचीत के दौरान जब कबीर ने आरव का नाम सुना तो वो उठकर उसके पास गया और उसके हाथ से फोन छीनकर अपने कान पर लगा लिया। तनुश्री की आंखें अब पूरी तरह खुल चुकी थी। कबीर ने फोन पर बात की, आज के बाद मेरी बीवी को फोन मत करना। उस दिन तो तुम बच गए थे, भाग गए थे, लेकिन अगली बार ना तो मैं बचने का मौका दूंगा और ना ही भागने का। आरव ने पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? कौन हो तुम? कबीर ने कहा, तनुश्री का पति। पति का मतलब तो जानते हो ना तुम? आरव ने कहा, वह मेरे अलावा किसी और से शादी कर ही नहीं सकती, लेकिन मेरे साथ तो कर चुकी है। कबीर ने कहा, बल्कि सुहागरात भी मना चुकी है, अभी भी मेरे बाहों में है। सुन लिया तुमने या कुछ और भी बताओ ताकि तुम्हारी अच्छे से तसल्ली हो जाए। ये कहकर कबीर ने फोन काट दिया। तनुश्री उठकर बैठ गई। ये क्या बदतमीजी है? मेरा मोबाइल वापस करो। तुम कौन होते हो मेरा फोन छीनने वाले? तुम्हारा पति, उसने कहा और आरव का नंबर तुरंत ब्लॉक करके डिलीट कर दिया। फिर उसने फोन बेड पर फेंक दिया। आज के बाद अगर तुम मुझे उस लड़के से बात करती नजर आई तो याद रखना
कि तुम्हारे इस नाजुक चेहरे पर मेरी उंगलियों के निशान होंगे, क्योंकि मैं बहुत ही सीरियस किस्म का पति हूँ। बीवी की इस तरह की दोस्ती मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। ये कहकर वह कमरे से बाहर चला गया। तनुश्री ने गुस्से से देखा। जैसे ही उसने अपना मोबाइल उठाया, आरव का नंबर गायब था। इत्तेफाक से उसे आरव का नंबर याद नहीं था। ना वो नंबर व्हाट्सएप पर दिख रहा था और ना ही कॉन्टेक्ट्स में। तनुश्री कपड़े बदलकर जब कमरे से बाहर आई तब तक निर्मला जी नाश्ता लगा रही थी। ऑमलेट और पराठे देखकर तनुश्री कहने लगी, मैं ये सब नहीं खाती, मैं ऑरेंज जूस पीऊंगी। निर्मला जी ने प्यार से कहा, बेटा पहले नाश्ता कर लो, उसके बाद जो तुम चाहो मैं कबीर से मंगवा दूंगी। कबीर कहने लगा, जी नहीं, ये वही खाएगी जो यहाँ सब खाते हैं। मैं अपनी हैसियत से बढ़कर यहाँ कुछ भी नहीं लाकर दूंगा। उसकी बात सुनकर तनुश्री नाश्ता किए बिना ही कमरे में चली गई। निर्मला जी ने कबीर से कहा, बेटा इस तरह नहीं करते, प्यार से लोग बदलते हैं। कबीर कहने लगा, कुछ लोग लाठी की भाषा समझते हैं मम्मी, और ये लड़की प्यार से ही बिगड़ी है, इसलिए मेरे और इसके मामले में आप इसके साथ हमदर्दी मत दिखाइए। तनुश्री को ज्यादातर नाइट सूट या पट शर्ट पहनने की आदत थी। अभी भी वह पट शर्ट पहने बेड पर बैठी मोबाइल पर फेसबुक देख रही थी, ताकि किसी न किसी तरीके से आरव से कांटेक्ट कर सके। जब कबीर कमरे में दाखिल हुआ तो कहने लगा, ये क्या पहन रखा है तुमने? तुम्हारे पास पहनने के लिए कुछ ढंग के कपड़े नहीं हैं। तनुश्री ने उसे घूर कर देखा और कहने लगी, ये भी ढंग के कपड़े ही हैं और मुझे इनकी आदत है। मैं तुम्हारी माँ की तरह ढीले ढाले कपड़े पहनने की आदी नहीं हूँ, और मैं सब कुछ तुम्हारे लिए नहीं बदल सकती, बल्कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बदलूंगी। तो अगर तुम्हें ज्यादा दिक्कत है तो तुम मुझे छोड़ सकते हो। कबीर कहने लगा, मुझे बदलना आता है। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं अपनी बात तुमसे दूसरे तरीके से मनवा लूंगा, मगर वो तरीका तुम्हें शायद अच्छा ना लगे। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम क्या करोगे मेरे साथ? तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तनुश्री ने कहा। कबीर ने उसका हाथ पकड़कर खड़ा कर दिया। मैं सब कुछ कर सकता हूँ, अब तुम मुझे रोक नहीं सकती। उसने अपना चेहरा तनुश्री के चेहरे के बिल्कुल करीब करके कहा। तनुश्री अपना हाथ छुड़ाने लगी। छोड़ो मेरा हाथ, मैं कोई मिडिल क्लास लड़की नहीं हूँ जो तुम्हारी जोर जबरदस्ती बर्दाश्त करूंगी। आई हेट यू, यू ब्लडी इडियट। नफरत करती हूँ मैं तुमसे। तनुश्री की बात सुनकर कबीर का दिमाग घूम गया। क्या कहा तुमने? वो बहुत गुस्से से बोला। तनुश्री कहने लगी, मेरा हाथ छोड़ो। कबीर ने कहा, पहले मुझे सॉरी बोलो, वरना तुम्हारी बात का जो जवाब मैं तुम्हें दूंगा ना तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। अपनी नाजुक जान पर तरस खाओ तो बेहतर होगा। तनुश्री ने धमकी दी, अगर मुझे छुआ भी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। छोड़ो मुझे। अच्छा, तुम मेरे छूने पर तुम मुझे जान से मार दोगी। देखते हैं कौन किसकी जान निकालता है। वो अगले ही पल उसे अपने करीब खींच चुका था और उसे सोचने का मौका नहीं दिया। उसने अपनी कमर पर हाथ रखकर उसे अपनी तरफ खींचा और उसके होठों को अपने कब्जे में ले लिया। तनुश्री के सारे विरोध खत्म हो गए थे। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर वो खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। कबीर ने अपना सारा गुस्सा उसके होठों पर निकाल दिया और फिर उसे छोड़ा। लो, छू लिया तुम्हें, मेरा जो बिगाड़ सकती हो बिगाड़ लो। कबीर की इस जुर्रत पर वो तिलमिलाकर रह गई थी। मैं तुम्हें इससे पहले कि वह और धमकी देती। कबीर ने 2 कदम उसकी तरफ बढ़ाए। बताओ, वह दहाड़ा। तनुश्री सहम गई। कपड़े बदलो अपने। आज के बाद मुझे इन कपड़ों में नजर आई तो वही करूँगा जो अभी किया है। तुम्हें ऐसी सजाएं दूंगा जो तुम ना किसी को बता सकोगी और ना दिखा सकोगी। समझ गई तनुश्री मैडम? ये कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। आई हेट यू, आई हेट यू, मामूली ड्राइवर, वो बड़ी बेबसी से बोली। फिर बाथरूम में जाकर अपने होंठ और चेहरा रगड़ कर धोने लगी, साथ साथ रो भी रही थी। फिर कमरे में आकर उसने अपने कपड़े बदले। अंदर ही अंदर वो डर गई थी कि कबीर दोबारा ऐसी कोई हरकत ना करें।
वह बिस्तर पर बैठकर रो रही थी। अब उसे बहुत जोर से भूख भी लगी थी, क्योंकि उसने रात से कुछ नहीं खाया था। वह कमरे से बाहर आई तो निर्मला जी रसोई में खाना बना रही थी। दाइमा, कुछ खाने को है? वह रोते हुए पूछ रही थी। निर्मला जी ने कहा, बेटा खाना तो अभी बन रहा है, सुबह का पराठा और ऑमलेट है। तनुश्री ने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, जो है वही दे दो। निर्मला जी ने वही नाश्ता उसे खाने को दे दिया, जिसे तनुश्री ने रोते हुए खाया। आज तक उसने बस ताजा खाना ही खाया था। अगर ताजी बनी रोटी भी ठंडी हो जाती थी तो तनुश्री शोर मचाती थी कि उसके लिए दोबारा से ताजी रोटी बनाई जाए, और यहाँ वह सुबह का बचा हुआ ठंडा नाश्ता कर रही थी। निर्मला जी ने उसे गर्मा गर्म चाय दी और तनुश्री के आंसू भी पोंछने लगी। रात को जब कबीर घर आया तो तनुश्री को सलवार कमीज में देखकर कुछ शांत हुआ। रात का खाना खाने के बाद निर्मला जी मेज से बर्तन उठाने लगी तो कबीर ने मना कर दिया, मम्मी आप बर्तन नहीं उठाएंगी। फिर तनुश्री से कहने लगा, तुम बर्तन उठाकर सिंक में रखो और साथ ही साथ बर्तन धो देना। मैं क्यों बर्तन धोने लगी? तनुश्री ने गुस्से से जवाब दिया। कबीर ने कहा, क्यों, तुम क्यों नहीं धो सकती? उसने कहा, मुझे आदत नहीं है, मैंने आज तक कभी खुद पानी तक नहीं पिया। कबीर ने कहा, जिन हाथों से खाना खा सकती हो उन हाथों से काम करना भी आना चाहिए। चलो उठाओ बर्तन, मैं तुम्हें बताता हूँ काम कैसे किया जाता है। तनुश्री ने कहा, मुझे जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें काम ही करवाना है तो मैं अपने डैड से कह देती हूँ, एक के बजाय 10 नौकर भेज देंगे तुम्हारे घर। कबीर ने कहा, लेकिन मुझे काम अपनी बीवी के हाथों का चाहिए। तुम्हारे बाप ने जितना तुम्हें सिर पर चढ़ा रखा था ना, मुझसे वैसी उम्मीद मत रखना। जल्दी से ये सब उठाओ, वरना याद है ना सुबह कौन सी सजा दी थी तुम्हें? ये सुनकर तनुश्री घबरा गई। उसने बर्तन उठाकर किचन के सिंक में रखे। ये कैसी मुसीबत है? किस मुसीबत में फंस गई हूँ मैं? वह परेशान होकर बड़बड़ाई। तभी पीछे से कबीर किचन में दाखिल हो चुका था, हाथ बांधे दरवाजे से टेक लगाए। वो उसे देख रहा था जिसे बर्तन धोना नहीं आ रहा था। ठीक से हाथ लगाओ मैडम जी, वह ताना मारते हुए बोला। ये सुनकर तनुश्री का गुस्से से बुरा हाल हो गया। तुम जानबूझकर मेरे साथ ये सब कुछ कर रहे हो ना, अपना बदला लेने के लिए, है ना? कबीर ने कहा, तो और क्या, तुमसे प्यार थोड़ी करता हूँ जाने मन, तुम्हें ऐसा सीधा करूँगा ना कि याद रखोगी। ये कहकर वो किचन से बाहर चला गया। तनुश्री रोने लगी। बड़ी मुश्किल से उसने वह बर्तन धोए। अपनी माँ को नींद और ब्लड प्रेशर की दवा देकर जब कबीर कमरे में आया तो तनुश्री बिस्तर पर बैठी रो रही थी। मुझे मेरे डैड के घर जाना है, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, तुम बहुत बुरे हो, मुझे नौकरानी बनाकर रखना चाहते हो। आई हेट यू। पता नहीं डैड ने मेरी शादी तुमसे क्यों कर दी। तुमसे अच्छा तो आरव था, मेरे हाथों को चूमता था और कहता था कि तुम्हारे हाथ बहुत खूबसूरत और नाजुक हैं। ये सुनकर कबीर का पारा चढ़ गया। उसने अपना तकिया उठाकर सोफे पर फेंका और बोला, आज के बाद मुझे अपने आशिकों की बातें मत बताना। तनुश्री ने कहा, क्यों ना बताऊं मैं तुम्हें? मैं तो जरूर बताऊंगी। यह सुनकर कबीर उठकर बिस्तर पर उसके करीब बैठ गया। ये देखकर तनुश्री कुछ घबरा गई। देखो मेरे पास मत आया करो, वह कहने लगा। पास तो आना पड़ेगा जाने मन, ताकि तुम्हें अपने आशिक याद न आए। तुम्हें ये भी बताना पड़ेगा कि पति का प्यार क्या होता है। ये कहकर वह बिस्तर पर लेट गया और अगले ही पल तनुश्री की कलाई पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। वह कटी पतंग की तरह उस पर गिरी और कबीर ने उसे अपनी बाहों में भर लिया था। तनुश्री की जान पर बन गई थी। छोड़ो मुझे, गुंडे बदमाश बेशर्म, छोड़ो मुझे। वह उसके सीने पर मुक्के मारने लगी। कबीर ने कहा, गुंडा बदमाश मैं हूँ या वह जिसे तुम पसंद करती हो? एक गैर के प्यार को याद कर रही हो जो तुम्हारा कुछ नहीं लगता। अपने बॉयफ्रेंड के किस्से मुझे सुना रही हो। बेशर्म मैं हूँ या तुम? आज जो कुछ मैं तुम्हारे साथ करूँगा ना आरव, आकाश, सबको भूल जाओगी।
आज तुम्हें तुम्हारे सीने में मेरी धड़कनें सुनाई देंगी। तुम्हारे अंदर तक समा जाऊंगा। मेरे अलावा सबको भूल जाओगी। ये सुनकर तनुश्री का दम घुटने लगा। नहीं नहीं कबीर, प्लीज मुझे छोड़ो। वह बोला, मुझे तुम्हें ये भी तो बताना है ना कि पति के सामने अपने आशिक के किस्से सुनाने पर क्या सजा मिलती है। ये कहकर अगले ही पल उसने उसे बिस्तर पर गिरा दिया और उस पर हावी हो गया। अपने होठों से उसके चेहरे को छूने लगा। तनुश्री की जान होठों पर आ गई। कबीर, प्लीज मुझे छोड़ो। मगर उसने अपनी उंगलियां उसके हाथों की उंगलियों में फंसाकर बिस्तर के साथ लगा दी। कैसा लग रहा है एक ड्राइवर का स्पर्श? बताओ जानेमन। तनुश्री रोने ही वाली थी, पर प्लीज वो बेबस हो गई। आइंदा आरव का नाम लोगी मेरे सामने। कबीर का चेहरा उसकी गर्दन पर था। नहीं नहीं लूंगी, प्लीज छोड़ो। ये सुनकर कबीर उससे पीछे हट गया। बिस्तर से उठकर सोफे पर लेट गया। तनुश्री रोने लगी। अपना आप बेबसा लग रहा था। वह थरथराने लगी। अगले दिन अनुराग जी ने ऑफिस की तरफ से कबीर को एक गाड़ी दी, क्योंकि उसे ऑफिस के काम की वजह से बाहर जाना होता था। जैसे ही वो घर आया तो उसकी माँ कहने लगी, तुम्हारी शादी को कितने दिन हो गए? तुम एक बार भी तनुश्री को उसके पिता से मिलवाने नहीं ले गए। उसे उसके पिता से मिलवा कर ले आओ। वह अपने डैड को बहुत याद कर रही है। ये सुनकर कबीर कमरे में आया तो तनुश्री रो रही थी। कबीर ने कहा, चलो तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे डैड से ही मिलवाने ले जाता हूँ। वह अपने डैड से मिलने के लिए इतनी बेचैन थी कि उसने कोई आपत्ति नहीं जताई। वह जल्दी से तैयार हो गई, लेकिन जैसे ही वो गाड़ी में बैठी, उसने अपना स्कार्फ पीछे की सीट पर फेंक दिया। कबीर ने ये देखकर कहा, स्कार्फ क्यों फेंक रही हो? वह कहने लगी, मुझे घुटन होती है। कबीर बोला, घुटन तो तुम्हें उस वक्त भी होती है जब मैं तुम्हारे पास आता हूँ। तनुश्री की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोली, तब तो मुझे घिन आती है, मुझे तुमसे घिन आती है, समझे ना? ये सुनकर कबीर को दुख भी हुआ और गुस्सा भी आया। इस लड़की का घमंड खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वह कहने लगा, तुम्हें मुझसे सिर्फ इसलिए घिन आती है ना कि मैं एक ड्राइवर हूँ। तुम्हारे बॉयफ्रेंड की तरह मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। ये सुनकर तनुश्री बोली, हाँ मैं यही चाहती हूँ। कबीर ने कहा, अगर तुम सुधर जाओ, अपने डैड को परेशान करना छोड़ दो और गलत किस्म के लड़कों के साथ उठना बैठना खत्म कर दो, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ये मेरा वादा है। ये सुनकर वो बहुत खुश हो गई। जब कबीर उसे उसके घर लेकर गया तो वो अपने डैड से लिपटकर रोने लगी। मैंने आपको बहुत याद किया, बहुत मिस किया। उसके पिता ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा फैसला किया है। मैं जानता हूँ कि तुम कबीर के साथ बहुत खुश रहोगी। पहली बार तुम्हें पूरे कपड़ों में देखकर मुझे कितनी खुशी हुई है, तुम नहीं जानती। फिर उन्होंने कबीर से कहा, मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखना, वह इतनी भी बुरी नहीं है। कबीर ने कहा, जी नहीं, बहुत अच्छी है। उसने तनुश्री की कोई बुराई अनुराग जी के सामने नहीं की। वापसी पर जब वो घर आए तो तनुश्री ने कबीर से वादा किया कि वह उसकी हर बात मानेगी, बस वह उसे छोड़ दे। कबीर ने कहा, अगर 2 महीने तुमने वो सब कुछ किया जो मैं चाहता हूँ तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तनुश्री फौरन मान गई। पहली बार जब उसने प्याज काटने की कोशिश की ताकि खाना बना सके तो उसकी उंगली कट गई। निर्मला जी ने फौरन उसे पीछे किया, हाथ पर पट्टी बांधी और खुद काटने लगी। साथ साथ उसे समझाने भी लगी और कबीर को डांटने भी लगी कि उसने क्या बिटिया पर सारी जिम्मेदारी डाल दी है। लेकिन कबीर ने तनुश्री से यही कहा, अपना वादा पूरा करो, अगर काम करोगी सब कुछ सीख लोगी, एक अच्छी लड़की बन जाओगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं भी ऐसी लड़की के साथ नहीं रह सकता जिसे मेरी संगत से घिन आती हो। निर्मला जी प्यार से उसे खाना बनाना सिखा रही थी और वो सीख भी रही थी। धीरे धीरे निर्मला जी के प्यार ने तनुश्री को बदलना शुरू किया। वह उसके सिर पर तेल लगाती और कहती, देखो तुम्हारे बाल कितने रूखे हो गए हैं, बिल्कुल एक माँ की तरह।
पहली बार वो माँ का स्पर्श महसूस करने लगी थी। कभी कभी निर्मला जी उसे अपने सीने से लगा लेती, प्यार करती और कहती, खाना मैं बना देती हूँ। कबीर से कह दूंगी कि तुमने बनाया। निर्मला जी का प्यार था कि तनुश्री ने सब कुछ सीख लिया था। एक बार वो कमरे की दुपट्टा ठीक कर रही थी, जब उसे लगा कि पाव पर कुछ है। जैसे ही उसने नीचे देखा तो चीख उठी, क्योंकि वहाँ एक चूहा था। उसकी जान निकल गई। उसी वक्त कबीर भी ऑफिस से वापस आया था। उसने कमरे का दरवाजा खोला ही था कि तनुश्री उससे लिपट गई और उसको कमर से पकड़ लिया। वह हैरान हुआ और बोला, कमरे में चूहा है। फिर हंसने लगा। इतनी बड़ी होकर भी तुम चूहे से डरती हो, बल्कि चूहे को तो तुमसे डरना चाहिए। लेकिन वह अभी भी उससे चिपकी हुई थी। मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज उसको बाहर निकाल दो। कबीर बोला, तभी तो निकाल सकता हूँ ना, जब तुम मुझे छोड़ोगी। यूँ मेरे साथ लगी रहोगी तो फिर। ये सुनकर तनुश्री को अपनी हरकत का एहसास हुआ और वो फौरन पीछे हट गई। उसी वक्त चूहा खिड़की से बाहर निकल गया। कबीर ने खिड़की बंद कर दी और कहा, चला गया है। तनुश्री कहने लगी, ये फिर तो नहीं आ जाएगा ना। कबीर बोला, काश फिर आ जाए। कम से कम तुम मुझसे लिपट तो जाओगी। अच्छा लगता है जब तुम करीब आती हो, अपनी अपनी सी लगती हो। ये सुनकर वो कुछ शर्मिंदा हुई। अब कबीर भी उसका ख्याल रखने लगा था। एक बार घर आया तो फल ला कर दिए। वो हैरान हुई और बोली, आपको कैसे पता मुझे ऑरेंज पसंद है? वो बोला, अनुराग जी ने बताया था, घर आ रहा था तो ऑरेंजेस नजर आ गए। सोचा तुम्हारे लिए ले दूं, क्योंकि तुमने मेरी मम्मी से अच्छी दोस्ती कर ली है। मम्मी तुम्हारी बहुत तारीफें करती हैं। वो कहने लगी, वो है ही अच्छी। कबीर बोला, हाँ, बस एक मैं ही बुरा हूँ। उसने नजरें चुराई। 2 महीने पूरे होने के बाद तनुश्री ने कहा, अब मुझे वापस जाना है। मैंने अपना वादा निभाया है, आप भी अपना वादा निभाएं। लेकिन कबीर के लिए ये बहुत मुश्किल हो गया था। फिर भी वह उसे उसके घर छोड़ आया। अनुराग जी ने कहा, ये क्या तरीका है? तुमने मेरी बेटी को वापस क्यों छोड़ दिया? वह बोला, वह मेरे साथ नहीं रह सकती। उसे अपनी सहूलियतों की आदत है। लेकिन आपकी बेटी को मैंने सुधार दिया है। अब आप जिस भी परिवार में उसकी शादी करना चाहते हैं, वह इनकार नहीं करेगी। अनुराग जी परेशान हो गए। घर वापस आए तो तनुश्री अपनी चचेरी बहन अंजलि से बात कर रही थी। अंजलि ने बताया कि आरव कॉलेज की एक लड़की के साथ घूम रहा है और अब वो लड़की गायब है। सबका यही शक है कि आरव ने उसे नशे का आदी बनाकर कहीं भेज दिया है। ये सुनकर तो तनुश्री के होश उड़ गए। अब उसे कबीर और निर्मला जी की याद आने लगी। तनुश्री, कबीर तुम्हें छोड़ना चाहता है, कहता है कि तुम उसके साथ नहीं रहना चाहती। क्या ये सच है? अनुराग जी ने पूछा। तनुश्री बोली, जी, लेकिन दिल इस बात को मना कर रहा था। अनुराग जी कहने लगे, वो बहुत अच्छा लड़का है। ये मत समझो कि वो गरीब है तो तुम उसके साथ गुजारा नहीं कर सकती। जितनी मेहनत वह करता है, बहुत जल्द सब कुछ कमा लेगा। बेटा, एक अच्छे पति की कदर करो। किस्मत वाली लड़कियों को ही ऐसे अच्छे पति मिलते हैं। ये बात तनुश्री के दिल में भी उतर गई। वह 3 महीने उसके घर पर रही थी और कबीर ने उसके साथ इतना भी बुरा बर्ताव नहीं किया था। उसने सिर्फ उसे डरा धमका कर सीधा किया था। अब वो उसे याद करने लगी थी। कभी मुस्कुराती, कभी रोती। अनुराग जी ने कहा, अगर तुम इसी जिद में बैठी रही कि वो तुम्हें लेने आएगा, तो ये जरूरी नहीं कि हर बार पति ही झुके। तुम जाओ उसके घर, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। उसके सामने माफी मांगोगी तो वह फौरन माफ कर देगा। अपनी गलती स्वीकार करोगी तो वह तुम्हें दिल से अपना लेगा। उसे कभी गरीबी का ताना मत देना, क्योंकि तुम्हारा बाप भी कोई अमीर नहीं था। ये तो भगवान की देन है। ये बातें तनुश्री के दिल को छू गई और वो वापस अपने घर आ गई। कबीर उस वक्त घर पर नहीं था। निर्मला जी उसे देखकर बहुत खुश हुई। अच्छा किया बेटा कि तुम वापस आ गई। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती थी। मैंने कई बार कबीर से कहा कि मुझे तनुश्री से मिलने दो, लेकिन वो कहता है कि हम गरीब हैं
और वह बहुत अमीर है। मैं जबरदस्ती नहीं करना चाहता। हाँ, उसे सुधारना था और वह मैंने सुधार दिया। तनुश्री भी निर्मला जी से लिपटकर रोने लगी। मुझे भी अब समझ आया है कि माँ क्या होती है। इसका मुझे आपके साथ रहकर एहसास हुआ। शाम को कबीर घर आया तो कमरा अस्त व्यस्त था। तनुश्री सोच रही थी कि उसने एक भी कॉल नहीं किया। क्या एक फोन करके नहीं कह सकता था कि वापस आ जाओ? हाँ, वो क्यों कहेगा? मैं कौन सी उसे अच्छी लगती हूँ? वो यही सोच रही थी और कमरा ठीक कर रही थी कि कमरे का दरवाजा खुला। कबीर हैरान रह गया। उसे लगा शायद वो सपना देख रहा है। ये खुद से कैसे आ सकती है? ये तो बहुत घमंडी लड़की है। तनुश्री ने उसे दरवाजे पर खड़ा देखा तो फौरन उसके पास गई। बहुत बुरे हैं आप। एक बार भी आपको मेरा ख्याल नहीं आया, एक भी कॉल नहीं किया। कबीर बोला, फोन तुम्हारे पास भी था, तुम भी तो कर सकती थी। वह बोली, लेकिन आपको करना चाहिए था ना। कबीर ने कहा, हर बार मैं ही क्यों झुकूं? तुम भी तो कर सकती थी। तनुश्री बोली, मैं आपकी वजह से नहीं आई, ऐसी गलतफहमी में मत रहिएगा। मैं तो सिर्फ मम्मी के लिए आई हूँ। उसकी उदास आंखें साफ बता रही थी कि उसने सिर्फ निर्मला जी को ही नहीं बल्कि उनके बेटे को भी बहुत याद किया है। कबीर ने कहा, तो ठीक है, जाओ मम्मी के पास जाकर सो जाओ। मेरे कमरे में क्या कर रही हो? तनुश्री बोली, ये मेरा भी कमरा है, मैं क्यों जाऊं? वह कहने लगा, तो फिर पति भी तुम्हारा ही है। ये कहकर उसने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने सीने से लगा लिया। क्यों नहीं देती कि मुझे बहुत याद कर रही थी? तनुश्री बोली, आप भी तो कह सकते हैं, याद तो आपने भी बहुत किया होगा। कबीर बोला, हाँ, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। आई लव यू तनु। तनुश्री की आंखों में नमी आ गई। उसके होठ कांपे और फिर धीरे से बोली, आई लव यू टू कबीर। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगली अपडेट सबसे पहले पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। धन्यवाद।